नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आज की जो क्लास है इसके अंदर हम लोग चर्चा करेंगे, स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिकल थ्योरी को। और इलेक्ट्रिकल थ्योरी को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हम इलेक्ट्रीशियन है, जो आईटीआई कर रखे हैं वो सभी इलेक्ट्रीशियन है, और सभी आईटीआई किए हुए, डिप्लोमा किए हुए हैं तो ब्रांच इलेक्ट्रिकल हो जाती है। आईटीआई में हम लोग इसको इलेक्ट्रीशियन के नाम से जानते हैं। तो वास्तव में एक इलेक्ट्रीशियन जो होता है, इसका काम होता है इलेक्ट्रिकल द्वारा चलने वाले या इलेक्ट्रिक द्वारा चलने वाले उपकरणों का मरम्मत करना, रख रखाव करना आदि जो काम है वो एक इलेक्ट्रीशियन का होता है। तो हमें इलेक्ट्रिकल उपकरणों का रख रखाव करना है, मरम्मत करना है। इसके लिए हमें विद्युत के बारे में सामान्य जानकारी होना आवश्यक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे विद्युत के बारे में। तो विद्युत के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें परिभाषा पढ़नी पड़ेगी विद्युत धारा की। नॉर्मली हम लोग पढ़ते हैं कि विद्युत धारा क्या है। धारा मतलब विद्युत धारा मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक करंट। सबसे पहले हम लोग बात करें कि विद्युत धारा क्या है, तो इसकी परिभाषा सबसे पहले देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दर, इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दर, प्रवाह की दर क्या कहलाती है? विद्युत धारा कहलाती है। अथवा हम लोग कह सकते हैं कि आवेश प्रवाह की दर कहलाती है। आवेश प्रवाह की दर, आवेश प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है। तो इस प्रकार से हम लोग विद्युत धारा की परिभाषा पढ़ते हैं। लेकिन हमें सबसे पहली बात तो ये जानकारी होनी चाहिए कि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं और ये क्यों होते हैं, आवेश क्या होता है और ये प्रवाहित क्यों होता है। इन बातों की अगर हमें जानकारी है तो विद्युत धारा की परिभाषा को पढ़ना हमारे लिए सार्थक होगा, अन्यथा हमारे लिए इसको पढ़ना सार्थक नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रॉन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं, क्या इनका स्वभाव होता है और ये इलेक्ट्रॉन क्यों प्रवाहित होते हैं, आवेश क्या होता है और आवेश प्रवाहित क्यों होता है। इनकी जानकारी हम लोग प्राप्त करेंगे, तभी विद्युत धारा की परिभाषा को पढ़ना सार्थक होगा। इसलिए सबसे पहले हम लोग आज पढ़ेंगे पदार्थ के बारे में। किसके बारे में? पदार्थ के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले इस क्लास में हम लोग स्टार्ट करते हैं पदार्थ को, क्योंकि विद्युत धारा की परिभाषा हम लोग आगे पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, विद्युत धारा के बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे, आगे करेंगे, लेकिन पहले हम लोग क्या पढ़ ले? पदार्थ। पदार्थ को हम लोग क्या बोलते हैं? मैटर। देखिए, पदार्थ क्या होता है? प्रकृति में पाई जाने वाली प्रत्येक वस्तु पदार्थ है, जिसके अंदर द्रव्यमान पाया जाता है और जो स्थान घेरती है। अर्थात स्थान घेरने का मतलब है जिसमें आयतन भी होता है। तो जो स्थान घेरती है और जो जिस वस्तु में द्रव्यमान होता है, वह प्रत्येक वस्तु क्या होती है? पदार्थ होती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमारा शरीर है, हमारी बॉडी है, ये भी एक निश्चित स्थान को घेरती है, इसका भी एक निश्चित आयतन है, साथ ही साथ इसके अंदर एक द्रव्यमान भी मौजूद है। तो हमारी बॉडी क्या है? पदार्थ है। उसी प्रकार प्रकृति में पाए जाने वाले, जैसे कि जितनी भी धातुएं हैं, जैसे सोना है, चांदी है, तांबा है आदि का कोई भी भाग है, वह भाग भी क्या होगा? पदार्थ होगा, क्योंकि उस भाग के अंदर द्रव्यमान भी होगा और वह भाग स्थान भी घेरेगा, अर्थात उसमें आयतन भी होगा। तो क्या है? सबसे पहली बात, जिसमें भार होता है, सॉरी भार नहीं, द्रव्यमान हम इसको बोलेंगे, जिसमें क्या होता है? द्रव्यमान। द्रव्यमान होता है और क्या घेरता है? स्थान घेरता है, स्थान घेरता है। वो क्या कहलाता है? पदार्थ कहलाता है। ठीक है। अब जो पदार्थ है, पदार्थ के द्रव्यमान का जो मात्रक है, किसका मात्रक? पदार्थ के द्रव्यमान का मात्रक, द्रव्यमान, द्रव्यमान को हम लोग बोलते हैं मास।
पदार्थ के द्रव्यमान या मास, जो मास होता है इसका मात्रक होता है किलोग्राम। किलोग्राम, जिसको हम लोग दर्शाते हैं केजी से, ठीक है। उसके बाद बात करें पदार्थ की मात्रा की। किसकी? पदार्थ की मात्रा की। पदार्थ की मात्रा या पदार्थ का परिमाण की बात की जाए तो इसका मात्रक होता है मोल। पदार्थ की मात्रा का मात्रक क्या होता है? मोल होता है। और एक मोल की बात की जाए तो एक मोल के अंदर 6.022 इंटू 10 की पावर अणु परमाणु आदि होते हैं, ठीक है। तो एक मोल जो है इसके अंदर इतने अणुओं परमाणुओं आदि की संख्या होती है। इसी को हम लोग एवोगाड्रो नियतांक के नाम से जानते हैं। एवोगाड्रो संख्या भी बोल सकते हैं। एवोगाड्रो नंबर या संख्या एक ही बात है। एवोगाड्रो नंबर, तो आपसे पूछा जाए कि एवोगाड्रो नंबर का वैल्यू कितना होता है, तो यही मोल के अंदर जितने अणु परमाणु आदि की संख्या है उसी संख्या को हम एवोगाड्रो नंबर के नाम से भी जानते हैं। तो 6.022 इंटू 10 की पावर 23, इसका आंसर भी यही होगा, ठीक है। तो इन बातों का ऐसा ध्यान रखना है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पदार्थ की मूल अवस्थाएं 3 है, अन्य 2 अवस्थाओं की खोज और कर ली गई है, तो 5 अवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले थोड़ा सा नोट कर लीजिए पदार्थ। टॉपिक डालिए पदार्थ और नोट कीजिए। जिस वस्तु में द्रव्यमान होता है, जिस वस्तु में द्रव्यमान होता है तथा स्थान घेरती है, तथा स्थान घेरती है, पदार्थ कहलाता है। पदार्थ कहलाता है। पदार्थ कहलाती है, ऐसे लिखो, पदार्थ कहलाती है। वह वस्तु क्या कहलाती है? पदार्थ। अब देखिए अगला पॉइंट, पदार्थ के द्रव्यमान का मात्रक। पदार्थ के द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है। पदार्थ के द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है। अगला लिखो पदार्थ की मात्रा या परिमाण, ब्रैकेट में लिख लेना परिमाण। पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल होता है। पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल होता है। और एक मोल बराबर 6.022 इंटू 10 की पावर 23। और एवोगाड्रो नंबर आपसे पूछे तो भी 6.022 इंटू 10 की पावर 23, ये भी आप लोग नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग देखेंगे कि पदार्थ की 3 मूल अवस्थाएं हैं। पदार्थ की तो 3 मूल अवस्थाएं, ठोस, और गैस, ये 3 तो इसकी मूल अवस्थाएं हैं। और 2 अन्य अवस्थाओं की खोज और कर ली गई, जिनमें से चौथी अवस्था है पदार्थ की प्लाज्मा, और 5वीं अवस्था है बीईसी, ठीक है। टोटल अवस्थाएं कितनी हो गई? अवस्थाएं कितनी है? 3 है। कौन कौन सी है? ठोस है, द्रव है और गैस है, ठीक है। और अवस्था प्लाज्मा और 5वीं अवस्था है बीईसी। सबसे पहले हम लोग देखेंगे ठोस क्या होता है, द्रव क्या होता है और गैस क्या होता है। लेकिन ठोस, द्रव और गैस को समझने से पहले आपको 2-3 बातों की जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहली बात तो द्रव्यमान तो हम लोग देख ही चुके। द्रव्यमान ये तो हम लोग देख चुके, ठीक है। उसके बाद आकार, कोई वस्तु किसी वस्तु का आकार कैसा है, उसका
साइज कैसा है, द्रव्यमान मास हो गया। उसके बाद मेन है आयतन, हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए। आयतन क्या होता है? आयतन को हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम। क्या बोलते हैं? वॉल्यूम। तो आयतन या वॉल्यूम एक ही बात है। आयतन क्या है? कोई वस्तु जितना स्थान घेरती है वो उसका क्या कहलाता है? आयतन कहलाता है। लेकिन स्थान किस किस डायमेंशन में घेरती है वो कहलाएगा क्या? आयतन। अर्थात तीन डायमेंशंस तीन विमाओं के अंदर, तीन विमाएं हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। इन तीनों डायमेंशंस के अंदर कोई वस्तु जितना स्थान घेरती है वो क्या कहलाता है? उसका आयतन। अर्थात आयतन बराबर होगा लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ठीक है, कोई वस्तु लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों डायमेंशंस के अंदर, तीन डायमेंशंस के अंदर जितना स्थान घेरती है वो उसका क्या कहलाता है? आयतन। लंबाई का मात्रक होता है मीटर, चौड़ाई को भी मीटर में मापेंगे और ऊंचाई को भी मीटर में मापेंगे। इस प्रकार से मीटर की घात कितनी हो गई? 3 मीटर क्यूब, घन मीटर। किसका मात्रक है? आयतन का मात्रक है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग देखें तो तीन डायमेंशन के अंदर कोई वस्तु जितना स्थान घेरती है वो उसका क्या कहलाता है? आयतन। अब सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ठोस की, कि ठोस क्या होता है। कोई भी पदार्थ हो प्रकृति में, चाहे ठोस हो, चाहे द्रव हो, चाहे गैस हो, हर प्रकार की अवस्था में पदार्थ का द्रव्यमान निश्चित रहता है। तो ठोस पदार्थ का भी द्रव्यमान क्या होगा? निश्चित होगा। द्रव्यमान यहाँ भी निश्चित होगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करें आकार की, तो ठोस पदार्थों के आकार में भी कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि ठोस पदार्थ के अंदर ससंजक बल का मान सर्वाधिक पाया जाता है। इसके कारण ठोस पदार्थों के आकार में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। उसके बाद हम लोग बात आयतन की। आयतन, तो ठोस पदार्थों का आयतन भी परिवर्तित नहीं होता है, क्योंकि वही बात, ठोस पदार्थों के कण आपस में एक दूसरे से उच्च बल के द्वारा जुड़े होते हैं, क्योंकि ससंजक बल का मान ठोस पदार्थों में अधिक होता है। इसी कारण आयतन के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो हम लोग देखें तो ठोस पदार्थ क्या होता है? जिन पदार्थों का द्रव्यमान, आकार और आयतन तीनों राशियां निश्चित होती है वो पदार्थ क्या कहलाते हैं? ठोस कहलाते हैं। अगर सामान्य तापमान पर हम लोग देखें तो सभी धातुएं, कैसे? सभी धातुएं ठोस होती है, केवल और केवल पारे को छोड़कर, मरकरी को छोड़कर सभी धातुएं क्या होती है? ठोस होती है। ये ठोस नहीं होता है, ये द्रव अवस्था में पाया जाता है। और सभी धातुएं, जैसे हम बात करें कि सोना है, चांदी है, तांबा है, एल्यूमिनियम है, जितनी भी धातुएं हैं बाकी सब की सब क्या होगी? ठोस अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे द्रव पदार्थ की। देखिए द्रव पदार्थ में क्या होगा, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं थोड़ा आगे ले लेता हूं इसको, अगले पेज पे देखते हैं द्रव। देखिए द्रव, लिक्विड, द्रव पदार्थों में क्या होता है कि एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देखें कि आपके पास एक बर्तन है, एक मान लीजिए एक गिलास है। ठीक है, ये एक गिलास आपके पास है, इसमें जल भरा हुआ है। इस गिलास में क्या भरा हुआ है? जल भरा हुआ है। इस गिलास में जल भरा हुआ है और आपके पास एक दूसरा बर्तन है, दूसरा पात्र है, जैसे मान लीजिए आपके पास एक कटोरा है। ठीक है, अब इस गिलास के जल को अगर हम लोग इस कटोरे में डाल दें, इस गिलास के जल को अगर कटोरे में डाल दें तो कटोरे के अंदर जल डालेंगे तो जल आकार ग्रहण कर लेगा। किसका आकार ग्रहण कर लेगा? कटोरे का। अर्थात मेरा कहने का मतलब है कि द्रव पदार्थों का आकार पात्र के अनुसार बदल जाता है। जैसा पात्र होगा वैसा ही द्रव पदार्थ का आकार हो जाता है। अर्थात द्रव पदार्थों का आकार निश्चित नहीं होता है, परिवर्तित होता रहता है। लेकिन बात की जाए द्रव्यमान की तो किसी भी अवस्था में हो पदार्थ का द्रव्यमान कभी भी परिवर्तित नहीं होता है। अब रही बात आयतन की, देखिए आयतन कोई वस्तु जितना स्थान घेरती है वो उसका क्या कहलाता है? आयतन। अगर गिलास में ज़्यादा ऊंचाई तक स्थान घेर रखा है तो चौड़ाई कम है,
ठीक है, क्षेत्रफल कम हो जाएगा। यहाँ क्षेत्रफल ज़्यादा है तो ऊंचाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कुल मिलाकर के कैलकुलेशन समान आएगा, अर्थात आयतन क्या रहेगा, निश्चित रहेगा। पदार्थ क्या होंगे, आकार अनिश्चित होता है, आकार अनिश्चित होता है, निश्चित नहीं होता है। जबकि द्रव्यमान, द्रव्यमान व आयतन, द्रव्यमान व आयतन दोनों क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। ठीक है, ऐसे पदार्थों की बात कर रहे हैं हम। द्रव पदार्थों के एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे ब्रोमीन है, ब्रोमीन है, पारा है, जल है, एल्कोहल है, खनिज तेल है, वानस्पतिक तेल है। ये सब के सब कैसे पदार्थ है, द्रव पदार्थ। ठीक है, उसके बाद लोग बात करेंगे गैसीय पदार्थों की। कैसे पदार्थों की, पदार्थों की। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा आप लोग नोट कर लीजिए, हम वापस आते हैं। पदार्थ की 5 अवस्थाएं हैं, जिनमें 3 मूल अवस्थाएं हैं। 3 कितनी कैसी अवस्थाएं हैं, मूल अवस्थाएं। ठीक है, और कुल कितनी अवस्थाएं हैं, कुल 5 अवस्थाएं हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग टॉपिक डालिए ठोस। जिस पदार्थ का द्रव्यमान, जिस पदार्थ का द्रव्यमान, आकार व आयतन तीनों निश्चित होते हैं, तीनों निश्चित होते हैं, ठोस पदार्थ कहलाता है। जिस पदार्थ का द्रव्यमान, आकार व आयतन तीनों निश्चित होते हैं, ठोस पदार्थ कहलाता है। अगला पॉइंट, पारे को छोड़कर, ब्रैकेट में मरकरी लिख लेना, पारे को छोड़कर सभी धातुएं, सभी धातुएं सामान्य तापमान पर, सामान्य तापमान पर ठोस अवस्था में पाई जाती है, ठोस अवस्था में पाई जाती है। जैसे सोना, चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम, जैसे सोना, चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम, जस्ता, पीतल, लोहा, टंगस्टन, सीसा, लेड आदि, आदि। ध्यान रखना, शीशा एक धातु है और विद्युत का चालक होता है। कांच अलग होता है, शीशा अलग होता है। कांच को हम लोग ग्लास बोलते हैं, जो विद्युत का चालक होता है, लेकिन शीशा विद्युत का क्या होता है, चालक होता है। अब शीशा वो दर्पण वाला शीशा नहीं है, ये फ्यूज तार बनाने के लिए टिन और लेड का मिश्रण मिलाते हैं, टिन और शीशे का मिश्रण करते हैं, तब जाकर के रांगे का तार तैयार होता है, जो फ्यूज तार के रूप में काम लिया जाता है। तो वो वाला शीशा है, अर्थात ये एक धातु है, ध्यान रखना इस बात को। आदि, तो धातुएं सभी क्या है, सामान्य तापमान पर ठोस अवस्था में पाई जाती है। और हमें यहाँ करने का मतलब क्या है, धातुओं के बारे में जानकारी प्राप्त करना, क्योंकि हमें धारा प्रवाहित करवानी है चालकों में से भी, और ठोस पदार्थों में से भी, द्रव पदार्थों में से भी, और गैसीय पदार्थों में से भी। तो कैसे प्रवाहित होती है, ये सभी आगे हम लोग चर्चा करेंगे, अभी इतना ही देखेंगे ना। अगला लिखिए आप लोग द्रव। तो द्रव के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे, लिक्विड इसको बोलते हैं अंग्रेजी में। तो टॉपिक डाल लीजिए द्रव। आपको बताया कि द्रव आकार पात्र के अनुसार चेंज, अर्थात निश्चित नहीं होता है, लेकिन द्रव्यमान और आयतन दोनों क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। वैसे पदार्थ कहलाते हैं। एग्जाम्पल भी मैंने बताया था, ब्रोमीन है, पारा है, जल है, एल्कोहल है, खनिज तेल है, वानस्पतिक तेल है, आदि कैसे पदार्थ है। तो थोड़ा सा नोट कीजिए।
जिस पदार्थ का द्रव्यमान व आयतन निश्चित होता है, जिस पदार्थ का द्रव्यमान व आयतन निश्चित होता है, जिस पदार्थ का द्रव्यमान व आयतन निश्चित होता है, लेकिन आकार पात्र के अनुसार परिवर्तित होता रहता है, लेकिन आकार पात्र के अनुसार परिवर्तित होता रहता है, द्रव पदार्थ कहलाता है। द्रव पदार्थ कहलाता है। द्रव पदार्थ कहलाता है। जैसे सामान्य तापमान पर ब्रोमीन, पारा, जल अल्कोहल, खनिज तेल, वानस्पतिक तेल आदि द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। कैसी अवस्था में पाए जाते हैं? द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका द्रव हो गया। एक बात आपको ध्यान रखनी है, जो पारा होता है, पारे का जमाव बिंदु होता है -39 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और पारे का उबाल बिंदु यानी क्वथनांक जो पॉइंट होता है 357 डिग्री। तो ये आप लोग नोट कर लीजिए, नोट डाल के लिख लो। पारे का जमाव बिंदु -39 डिग्री सेल्सियस। पारे का जमाव बिंदु -39 डिग्री सेल्सियस, -39 डिग्री सेल्सियस तथा क्वथनांक बिंदु 357 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, अब हम चर्चा करेंगे गैस की। ठीक है, चलो अब देखिए गैस। देखिए गैस ये भी पदार्थ की मूल अवस्था है। इसका भी एक एग्जाम्पल आपको मैं बताता हूँ। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक सिलेंडर है जिसमें गैस भरी हुई है। इस सिलेंडर में क्या भरी हुई है? गैस भरी हुई है। और सिलेंडर में जो गैस भरी हुई है, ये गैस 5 किलोग्राम भरी हुई है। इसका साइज भी 5 किलोग्राम की है। वापस बता रहा हूं मैं, ये सिलेंडर 5 किलोग्राम के लायक है। 5 किलोग्राम क्षमता का सिलेंडर है। ठीक है, दूसरा बड़ा सिलेंडर हमारे पास है, जिसकी क्षमता थोड़ी ज्यादा है इससे। ये मान लीजिए आपका 10 किलोग्राम क्षमता का एक सिलेंडर है। ठीक है, अब 5 किलो क्षमता का जो सिलेंडर है उसमें वास्तव में गैस भरी हुई है 4 किलोग्राम। 4 किलोग्राम वास्तविक जो गैस है, 4 किलोग्राम गैस इसमें भरी हुई है। इसमें 5 किलोग्राम गैस भरी जा सकती है, लेकिन हमने इसमें 4 किलोग्राम गैस ही वर्तमान में भर रखा है। एक बड़ा सिलेंडर है जो खाली है, जिसकी क्षमता है 10 किलोग्राम गैस की। ठीक है, अब हमने क्या किया कि ये जो सिलेंडर है इसमें जो 4 किलोग्राम गैस है, इस 4 किलोग्राम गैस को हम लोग इसमें डाल दें, छोटे सिलेंडर से बड़े सिलेंडर में डालेंगे तो गैस के अणुओं को अधिक स्पेस मिलेगा, क्योंकि गैस के अणुओं के बीच में संसंजक बल बहुत ही कमजोर होता है। कमजोर का मतलब नगण्य होता है, न के बराबर होता है। इसके कारण गैस के अणुओं को जब स्पेस मिलेगा तो गैस के अणु एक दूसरे से दूर दूर फैल जाएंगे, स्पेस ज़्यादा मिलने के कारण।
ठीक है। इस प्रकार से गैस के अणु क्या हो जाएंगे, फैल जाएंगे। अब गैस के अणु फैल जाएंगे तो इसका मतलब है कि गैस का यहाँ आयतन कम था, बड़े सिलेंडर में डालते ही उसी गैस का आयतन क्या हो गया, अब बढ़ गया, यानी अब गैस ज़्यादा स्थान घेर रही है। और आकार यहाँ इस सिलेंडर के जैसा आकार था, यहाँ पे इस सिलेंडर के जैसा आकार हो गया, जैसा पात्र है वैसा आकार हो गया। अर्थात मेरा कहने का मतलब है कि जिस पदार्थ का आकार और आयतन दोनों निश्चित नहीं होते हैं, अर्थात दोनों अनिश्चित होते हैं, दोनों परिवर्तित होते रहते हैं, वो पदार्थ क्या कहलाता है, गैस कहलाता है। लेकिन ध्यान रखने की बात यह है कि गैस हो चाहे द्रव हो चाहे ठोस हो, सब पदार्थों का क्या निश्चित होता है, द्रव्यमान निश्चित होता है। ये मैंने आपको बताया है पहले ही। तो द्रव्यमान तो सबका निश्चित होता है, लेकिन यहाँ क्या निश्चित नहीं होता है, आकार व आयतन अनिश्चित होता है। वो पदार्थ क्या कहलाते हैं, गैसीय पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई। उसके बाद हम लोग बात करें तो गैसीय पदार्थ कौन कौन से पदार्थ है, तो जैसे बात करें हाइड्रोजन है, हीलियम, नाइट्रोजन, आर्गन, नियोन, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करें तो ओजोन, O3, ऑक्सीजन, LPG है, CNG है, आदि कैसे पदार्थ है, गैसीय पदार्थ। ये सब कैसे पदार्थ है, गैसीय पदार्थ है। तो देखिए थोड़ा सा, सबसे पहले तो आप लोग नोट करेंगे, थोड़ा सा और समझ लीजिए आप लोग, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ गैसों के बारे में भी थोड़ा थोड़ा। हाइड्रोजन जो है सबसे हल्की गैस है, हाइड्रोजन। ठीक है। उसके बाद क्रम में आता है किसका नंबर, हीलियम का। ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करें तो जो हीलियम गैस है, इस गैस का उपयोग गुब्बारों में करते हैं। उसके बाद नाइट्रोजन और आर्गन दोनों निष्क्रिय गैसें हैं। ठीक है, अक्रिय गैसें भी इनको हम लोग बोल सकते हैं, निष्क्रिय या अक्रिय गैसें हैं। और जो नाइट्रोजन है और आर्गन है, इनका उपयोग हम लोग लैंपों में करते हैं। तो लैंपों में कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है, तो सबसे पहली वरीयता आप कौन सी गैस को दोगे, नाइट्रोजन को। ठीक है। अगर ऑप्शन में नाइट्रोजन नहीं है तो फिर आर्गन अलग अलग लैंपों में हम लोग यूज़ करते हैं। तो लैंपों में क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सी गैस का उपयोग, तो नाइट्रोजन आपको आंसर देना है। उसके बाद नियोन गैस भी नियोन लैंप में उपयोग की जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 जो गैस है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। इसको हम लोग ड्राई आइस भी बोलते हैं। ड्राई आइस का मतलब है शुष्क बर्फ, सूखा बर्फ। किसको कहा जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है। उसके बाद बात की जाए कार्बन डाइऑक्साइड की, तो कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग हम लोग करते हैं आग बुझाने वाले उपकरणों में, CO2 वाले उपकरणों में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग करते हैं। उसके बाद हम लोग बात करें तो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, यह वायुमंडल में होने वाले हरित गृह प्रभाव यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए सर्वाधिक जिम्मेदार गैस, वैसे और भी गैसें हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आदि गैसें भी हैं, लेकिन क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्वाधिक जिम्मेदार गैस कौन सी है, सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस प्रभाव किस गैस के कारण होता है, तो देखने को मिलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अधिकता के कारण ये हमें देखने को मिलता है। ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे आगे ओजोन, O3। ओजोन गैस वायुमंडल में ओजोन परत का निर्माण करती है और ओजोन परत
सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमारी क्या करती है, सुरक्षा करती है। उसके बाद ऑक्सीजन प्राणवायु है, आप लोग सभी जानते हैं। एलपीजी, सबसे पहली बात एलपीजी। एलपीजी एलपीजी का पूरा नाम आपसे पूछ लिया जाता है, ईंधन के रूप में घरेलू रसोई में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो एलपीजी का पूरा नाम एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। ध्यान रखने की बात, ज़्यादातर लोग इसको समझते हैं लिक्विड पेट्रोलियम गैस। लिक्विड पेट्रोलियम गैस नहीं होकर के इसका पूरा नाम होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। और कभी इसका पूरा नाम पूछा जाता है तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस भी एक ऑप्शन होता है और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस भी ऑप्शन होता है। तो सही आंसर होगा लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी का पूरा नाम लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, पेट्रोलियम गैस इसका पूरा नाम है। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या है, सीएनजी। देखिए सीएनजी में भी हम लोग ज़्यादातर लोग गलती करते हैं, ये कंप्रेस नेचुरल गैस नहीं होकर के कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है इसका पूरा नाम। क्या नाम है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। हिंदी में इसको बोलते हैं द्रवित, एलपीजी का बता रहा हूँ हिंदी में, द्रवित पेट्रोलियम गैस, पेट्रोलियम गैस। ठीक है, ठीक, चलो उसके बाद हम लोग बात करें तो जो एलपीजी है, सीएनजी, सीएनजी का पूरा नाम है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, नेचुरल गैस अर्थात संपीड़ित प्राकृतिक गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। ठीक है, चलो नोट, गैस नोट कीजिए सभी। जिस पदार्थ का आकार व आयतन अनिश्चित होता है, गैस कहलाता है, गैस कहलाता है। ठीक है, आगे लिखो, हीलियम, नाइट्रोजन, आर्गन, हाइड्रोजन, हीलियम, आर्गन, नियोन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियोन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, ऑक्सीजन, एलपीजी, सीएनजी, हाइड्रोजन, हीलियम, नियोन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन जी आदि गैसीय पदार्थ है। ठीक है, अब थोड़ा सा एक एक दो दो पॉइंट लिख लो। सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन गैस है, सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन गैस है। कुछ स्मरणीय तथ्य आपको लिखवा रहा हूँ, फैक्ट जो आप लोग नोट कर लीजिए। हाइड्रोजन गैस सबसे हल्की गैस है। पहला पॉइंट, गुब्बारों में हीलियम गैस भरी जाती है। जो बैलून होते हैं, बैलून्स जो होते हैं, गुब्बारे जो होते हैं, उनमें कौन सी गैस, हीलियम गैस। गुब्बारों में हीलियम गैस भरी जाती है। गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है, हीलियम गैस। अगला पॉइंट, नाइट्रोजन व आर्गन निष्क्रिय गैसें हैं। नाइट्रोजन व आर्गन निष्क्रिय गैसें हैं।
अगला पॉइंट, लैंपों में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। लैंपों में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। लैंपों में कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन गैस। ठीक है। फ्लोरेसेंट ट्यूब में आर्गन गैस भरी जाती है। फ्लोरेसेंट ट्यूब में आर्गन गैस भरी जाती है। फ्लोरेसेंट ट्यूब में, ट्यूबलाइट, फ्लोरेसेंट ट्यूब में आर्गन गैस भरी जाती है। फेज टेस्टर के नियोन लैंप में नियोन गैस भरी जाती है। फेज टेस्टर आता है, ठीक है। फेज टेस्टर के नियोन लैंप में नियोन गैस भरी जाती है। लिख लिया। अगला पॉइंट, कार्बन डाइऑक्साइड, इसे शुष्क बर्फ भी कहा जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड, इसे कार्बन डाइऑक्साइड, इसके आगे लिखो, इसे शुष्क बर्फ भी कहा जाता है। अंग्रेजी में बोलते हैं ड्राई आइस। शुष्क, हिंदी में शुष्क बर्फ, अंग्रेजी में क्या? ड्राई आइस भी कहा जाता है। ये CO2 है ना, CO2, ठीक है। अगला पॉइंट, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सर्वाधिक जिम्मेदार गैस CO2 है। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सर्वाधिक जिम्मेदार गैस CO2 है। क्या है? CO2, ठीक है। अगला लिखो, ओजोन गैस ओजोन परत का निर्माण करती है। ओजोन गैस ओजोन परत का निर्माण करती है। जो सूर्य से आने वाली हानिकारक, जो सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। जो सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। ऑक्सीजन हो ही गया, प्राणवायु है, इसके बारे में क्या बताना। अब LPG और CNG का पूरा नाम और लिख लीजिए आप लोग। LPG का पूरा नाम लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, पूरा नाम गैस, नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़े हम लोग। ठीक है। अब देखिए, पदार्थ की चौथी अवस्था की चर्चा भी हम लोग कर लेते हैं, और वो है आपकी प्लाज्मा। चौथी अवस्था क्या है? प्लाज्मा। देखिए, प्लाज्मा की बात हम लोग करें तो प्लाज्मा एक चमकीला पदार्थ है, और प्लाज्मा तैयार होता है सामान्यतः, अगर हमारे दैनिक जीवन में हम लोग देखें तो लैंपों में जो गैस भरी जाती है, गैस भरे जो लैंप होते हैं, गैस डिस्चार्ज जो लैंप होते हैं, जैसे सोडियम वेपर लैंप है, मरकरी वेपर लैंप है, या हमारी फ्लोरेसेंट ट्यूब है, इन गैस डिस्चार्ज लैंपों के अंदर जो गैस भरी होती है, जो ही हम इन लैंपों को सप्लाई से जोड़ते हैं, तो सप्लाई से जोड़ने पर इनमें भरी हुई जो गैस है वो इलेक्ट्रॉन्स को त्याग करती है और ग्रहण करती है, त्याग करती है और ग्रहण करती है, जिसके कारण गैस आयनीकृत हो जाती है। गैस आयनीकृत हो जाती है अर्थात गैस में से क्या बहने लग जाती है? धारा बहने लग जाती है, और गैसों के आयनीकृत होने के कारण लैंपों के अंदर एक चमकीला पदार्थ तैयार होता है, और वही चमकीला पदार्थ क्या होता है? प्लाज्मा होता है। ठीक है, अर्थात जो प्लाज्मा होता है पदार्थ, चमकीला पदार्थ जो प्लाज्मा तैयार होता है, इसके जो कण होते हैं वो अत्यधिक उत्तेजित होते हैं और अत्यधिक ऊर्जा वाले भी होते हैं। साथ ही अगर हम लोग बात करें तो जो तारे होते हैं, जो तारे हैं, सूर्य है, इनकी
इनके चमकने का जो कारण है वो कारण है प्लाज्मा, ठीक है। अर्थात इनके अंदर मौजूद जो प्लाज्मा है उसी के कारण ये हमें चमकते हैं और हमें दूर से भी दिखाई देते हैं। तो बात करें प्लाज्मा की तो थोड़ा सा नोट कर लीजिए। प्लाज्मा के कण, प्लाज्मा के कण अत्यधिक ऊर्जा वाले तथा अत्यधिक उत्तेजित होते हैं, अत्यधिक ऊर्जा वाले तथा अत्यधिक उत्तेजित होते हैं। अत्यधिक ऊर्जा वाले कण होते हैं, वह अत्यधिक उत्तेजित होते हैं। किसके कण होते हैं? के कण। लिख लिया। उसके बाद लिखिए, गैस डिस्चार्ज लैंपों, गैस डिस्चार्ज लैंपों में, कौन से लैंपों में? गैस डिस्चार्ज लैंपों में गैसों के आयनीकरण के कारण, गैस आयनीकरण के कारण चमकीला पदार्थ तैयार होता है। चमकीला पदार्थ प्लाज्मा तैयार होता है। चमकीला पदार्थ प्लाज्मा तैयार होता है, प्लाज्मा तैयार होता है। कैसा पदार्थ? चमकीला पदार्थ होता है और वो क्या कहलाता है? प्लाज्मा। अर्थात प्लाज्मा इस प्रकार तैयार होता है। उसके बाद हम लोग बात करें तो सूर्य व तारों के चमकने का कारण, चमकने का कारण आपसे पूछा जाता है तो आपको आंसर देना है प्लाज्मा। क्या? प्लाज्मा। तो सूर्य व तारों के चमकने का कारण क्या है? प्लाज्मा होता है। ठीक है, ये भी आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, चलो अब हम लोग आगे थोड़ा सा बात करते हैं पदार्थ की पांचवी अवस्था की भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। और पांचवी जो अवस्था है वो है बीईसी। तो देखिए, पांचवी अवस्था बीईसी। बीईसी का पूरा नाम है बोस आइंस्टीन कंडेंसेंट। बोस आइंस्टीन कंडेंसेंट। देखिए, भारतीय मूल के वैज्ञानिक सत्येंद्रनाथ बोस और अल्बर्ट आइंस्टीन दोनों ने मिलकर के बोस आइंस्टीन कंडेंसेंट की क्या की? खोज की। इसी कारण इस पांचवी अवस्था को किस नाम से जाना जाता है? बोस आइंस्टीन कंडेंसेंट के नाम से। ठीक है, अब देखिए, जो बोस आइंस्टीन कंडेंसेंट होता है ये तैयार कैसे होता है? तो देखिए, सामान्य जो हवा होती है, सामान्य जो वायु होती है, उसके 1,00,000 में सामान्य हवा के 1,00,000 में घनत्व, 1,00,000 में सामान्य हवा के 1,00,000 में भाग जितने घनत्व वाली, इतने कम घनत्व वाली सामान्य वायु का जो घनत्व होता है उसका 1,00,000वां भाग वाली, 1,00,000 में भाग वाले घनत्व वाली जो वायु होती है उसको अगर हम लोग निम्न तापमान पर धीरे धीरे ठंडा करते हैं तो क्या तैयार होता है? बीईसी। क्या तैयार होता है? बीईसी। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, सामान्य वायु हम लेते हैं, सामान्य वायु का जो घनत्व होता है उस सामान्य वायु के घनत्व की तुलना में 1/1,00,000 इतना घनत्व अगर हम लोग देखें वायु का,
इतने कम घनत्व की वायु हम लोग लें और उस वायु को हम लोग निम्न तापमान पर ठंडा करें, तो ठंडा करने पर कौन सा पदार्थ हमें प्राप्त होता है? इसी प्राप्त होता है। तो लिखिए, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट पदार्थ की पांचवी अवस्था है। लिखो, सामान्य वायु के घनत्व की तुलना में सामान्य वायु के घनत्व की तुलना में 1,00,000वें भाग जितने कम घनत्व वाली वायु 1,00,000वें भाग घनत्व वाली वायु को निम्न तापमान पर ठंडा करने पर बीईसी प्राप्त होता है। सामान्य वायु के घनत्व की तुलना में 1,00,000वें भाग के बराबर घनत्व वाली वायु को निम्न तापमान पर ठंडा करने पर क्या प्राप्त होता है? बीईसी प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये पदार्थ की कुछ अवस्थाएं थी। आगे हम लोग चर्चा करेंगे पदार्थ के जो कण होते हैं, अणु, परमाणु आदि की। तब तक के लिए नमस्कार।